मैं अपने घर का 18th जनरेशन हूँ जो कि शहनाई बजाते हैं। हमारे गुरुजी पंडित रविशंकर जी, उनका मैं बचपन से फ़ैन था। तो मेरे पिताजी और मेरे भाई लोग सब लोग जो है, कोई तबला लेके बैठा है, कोई दुक्कड़ लेके बैठा है, कोई शहनाई लेके बैठा है। मैं वहाँ खाली हाथ बैठा हुआ था। तो गुरुजी ने ऐसे करके बुलाया, बोले ज़रा। मैं जी गुरुजी। तो तुम कुछ नहीं बजा रहे? मैंने गुरुजी मैं सितार बजाता हूँ। एक काम करो, अगर सितार बजाना है तो मेरे पास आके रहो। मेरी उम्र उस समय 8 साल की थी। आप सिर्फ स्टेज पे जाके से ऐसे हाथ हिला के आ जाएंगे, लोग खुश होके जाएंगे। तो गुरुजी एकदम से नाराज़ हुए, बोले कि आइंदा ये बात मत बोलना। तुम्हें मालूम नहीं ये लोग कितना दूर दूर से आया है, कितने महीने पहले इन लोगों ने टिकट बुक करी है। आज भी इन्होंने इतना पैसा खर्चा करके अपना समय निकाल के अपने ऑफिस से जल्दी निकले होंगे। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कितना दूर से आ रहा है तुम्हें क्या मालूम। इनको आज मैं कुछ नया नहीं दूंगा तो ये अगली बार नहीं आएंगे। ये बात कौन बोल रहा है? भारत रत्न पंडित रविशंकर। नमस्कार, मेरा नाम संजीव शंकर है और मैं अपने घर का 18th जनरेशन हूँ जो कि शहनाई बजाते हैं। और हमारे पूरे परिवार में लगभग सभी लोग जो है म्यूजिशियंस ही हैं। और हर पीढ़ी में जो है कोई ना कोई ऐसा कोई निकल के आया है जो जिसने काफ़ी कुछ दिया है समाज में म्यूज़िकली। और ख़ास तौर से शहनाई और बांसुरी में जो है हम लोग का परिवार जो है वो काम किए हैं। सभी लोग, हमारे पिताजी के 9 भाई, हम लोग सारे, मैं और मेरा छोटा भाई, हम 3 भाई हैं। मैं, आनंद शंकर, अश्विनी शंकर, हम तीनों लोग जो है म्यूजिशियंस हैं। मैं शहनाई बजाता हूँ। मेरे छोटे भाई जो आनंद हैं वो तबला बजाते हैं और अश्विनी जो हैं वो शहनाई बजाते हैं। और शहनाई जब मैं बजाता हूँ तो हम दोनों साथ में ही बजाते हैं। तो लोग हमें संजीव अश्विनी शंकर के नाम से जानते हैं। ये तो शायद जेनेटिक हो गया है अब, क्योंकि एक जिस परिवार में आपका जन्म होता है तो उसके संस्कार जो है आपको आपके डीएनए में मिल जाता है, जेनेटिक हो जाता है वो चीज़। तो बचपन से ही जो है वो एक आपका एक रुझान जो है अपने फैमिली के ट्रेडिशन की तरफ हो जाता है। तो हमें भी ऐसे ही हुआ। हालांकि मेरे को बहुत मन था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं, साइंटिस्ट बनूं। और काफ़ी हद तक मैंने इसके लिए कोशिश भी करी। यहाँ तक कि स्टीफन हॉकिंग को मैंने एक बार चिट्ठी भी लिख दी थी, बट जब मैं छोटा था। जब मैंने वो किताब पढ़ी उनकी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो उस समय मैंने उनको चिट्ठी लिख दी थी। हालांकि वो रिप्लाई नहीं आया कभी। लेकिन वो साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो आज तक भी है। और आज भी जो है मेरे को जो फिज़िक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, कॉस्मोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो बचपन से था वो, पर उसके साथ साथ जो था वो म्यूज़िकली जो है बहुत इंक्लिनेशन था। तो हमारे गुरुजी पंडित रविशंकर जी, उनका मैं बचपन से फ़ैन था। तो एक आदत थी कि उनकी तरह कपड़ा पहनना, उनकी तरह चलना, हाथ हाथ पीछे बांध के। तो लोग मेरे को बोलते थे कि छोटे पंडित जी हैं। तो मैंने सितार बजाना शुरू करा। तो मैंने 3 साल से सितार बजाया। और सितार बजाने के बाद जो है एक दिन गुरुजी ने के घर पे हम लोग गए सब लोग। तो मेरे पिताजी और मेरे भाई लोग सब लोग जो है, कोई तबला लेके बैठा है, कोई दुक्कड़ लेके बैठा है, कोई शहनाई लेके बैठा है। मैं वहाँ खाली हाथ बैठा हुआ था। तो गुरुजी ने ऐसे करके बुलाया, बोले ज़रा। मैं जी गुरुजी। तो तुम कुछ नहीं बजा रहे? मैंने गुरुजी मैं सितार बजाता हूँ। और बोले अच्छा, किससे सीख रहे हो? तो मैंने बताया कि इनसे सीख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, एक काम करो, अगर सितार बजाना है तो मेरे पास आके रहो। मेरी उम्र उस समय 8 साल की थी। और मेरे परिवार तक ये बात आई तो सब ने मना करा कि नहीं नहीं नहीं, वो तो इतने बिज़ी रहते हैं,
पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। अब ये 8 साल का है स्कूल, ये कहाँ है, पूरा दुनिया घूमेगा अभी, पढ़ाई ख़राब होगी सब कुछ। तो खैर, तो गुरुजी ने फिर एक दिन दिवाली से एक दिन पहले की बात है, छोटी दिवाली की बात है। तो उस दिन जो है गुरुजी के पास हम लोग गए, मैं और मेरे दादाजी। तो उन्होंने अपने बगल में से बैठाया मेरे को और बोलते हैं, बेटा एक काम करो। मैं, जी गुरुजी। बोले कि अब शहनाई बजाओ, तुम्हारा पुश्तैनी काम है, तो समय जो है अपना उस पे लगाओ, और जो अभी तक सीखा है सितार में उसको किसी भी ढंग से शहनाई के ऊपर कैसे उसको इम्प्लाई मतलब मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसको आप कोशिश करो उसकी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो उस दिन के बाद से जो है सितार जो है वो रख दिया गया और शहनाई शुरू कर हो गई। उसके 2 साल के बाद की बात है कि अनुष्का जब दिल्ली आई तो गुरुजी का फ़ोन आया कि संजीव से पूछो कि उसका सितार किस हालत में है। तो बोला, जी गुरुजी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेके आओ। तो पापा जो है वो भी गुरुजी के शागिर्द थे, तो उन्होंने जो है वो सितार लेके गए। तो अनुष्का का जो पहला सितार था वो सितार था जो मैं बजाता था, तो वो छोटा सितार था। तो इसी ढंग से जो है वो कैसे कैसे मैं कब मिशन की राह में आ गया, वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई वो मुझे समझ में नहीं आया। अब अभी भी समझ नहीं आया। और शायद वो ऊपर वाले ने जो है वो लिख के ही भेजा था ऐसा कि ऐसा होना चाहिए। लोगों के लिए म्यूज़िक जो है वो एंटरटेनमेंट है, समय बिताने का एक ज़रिया है, या खुशी है तो सुन लिया म्यूज़िक, गम है तो कुछ सैड सॉन्ग सुन लिए, पर हम लोग के लिए वो नहीं है। एक सच्चे म्यूजिशियन के लिए जो है म्यूज़िक इज़ वे ऑफ लाइफ। आपका पूरा दिनचर्या, आपका पूरा जीवन जो है वो म्यूज़िक बेस्ड रहता है। आपकी आत्मा जो है वो म्यूज़िक हो जाती है। और अगर आपने इतना रियाज़ कर लिया और एक अच्छा गुरु को आपको सानिध्य प्राप्त हुआ तो आप खुद म्यूज़िक बन जाते हैं एक दिन। तो मेरे हिसाब से म्यूज़िक यही है। बात ये थी कि एक दिन मैं और अश्नी जो है भाई, हम दोनों बैठ के रियाज़ कर रहे। तो रियाज़ करते करते फ़ोन बजा। तो जब जाके रिसीव किया फ़ोन को तो फिर रिसीव करने के बाद जो है आवाज़ आई वहाँ से कि हेलो, मैं रविशंकर बोल रहा हूँ। तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने पूछा फिर से। मैंने कहा, कौन रविशंकर? तो बोले कि मैं सितारा बजाता हूँ। तो मैंने कहा, गुरुजी प्रणाम गुरुजी, मैं 1 मिनट पापा को बुलाता हूँ। बोले, नहीं नहीं नहीं, कौन बोल रहा है? मैंने कहा, संजीव बोल रहा हूँ गुरुजी। अच्छा अच्छा, मैं तुमसे ही बात करने के लिए फ़ोन किया था। एक काम करो, कल जो है दोनों लोग आ जाओ, सुनने का अच्छा है हमें। मैंने कहा, जी गुरुजी, पर कल का मुश्किल है, कल मेरा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम है? अच्छा, परसों आ जाओ। मैंने कहा, गुरुजी परसों मेरा अश्विनी दोनों का एग्ज़ाम है, इस हफ्ते में पूरा एग्ज़ाम है। तो ठीक है, फिर मंडे को 1 हफ्ते के बाद। तो 1 हफ्ते के बाद हम लोग गए। तो उनका सेंटर जो है रिम्पा, चाणक्यपुरी में। तो वहाँ जाके हम लोग ने पहुँच गए थे हम लोग 8:45 बजे। तो म्यूज़िक रूम में हम लोग बैठे हुए। अब गुरुजी का तैयार हो रहा है। अब गुरुजी ठीक 9 बजे आते हैं नीचे और आके बोलते हैं कि तैयार? जी गुरुजी। अच्छा ठीक है, मिलाओ, सास मिलाओ। तो हम लोग ने तानपुर वगैरह मिलाया, रोटी मिलाई, और वो तबला मशीन जो होती है वो निकाला, उसको भी मिला लिया। तो गुरुजी ने कुछ 9:30 बजे के आसपास बोला कि बजाओ, शुरू करो। तो हम लोग जो है शुरू किए। तो काफ़ी
वो बिल्कुल उनका एक मुद्रा था, उसी में बैठते थे। और जब वो एक बार एक आसन में आ गए तो उस आसन से हिलते नहीं थे। तो हम लोग एक दूसरे को देख रहे तो अश्विनी भाई बोलते हैं कि गुरुजी की तरफ देख के मत बजाना क्योंकि गुरुजी की तरफ देखा तो मतलब गया। तो हम दोनों ने आंखें बंद करी और शुरू हो गए। तो लगभग 2 घंटे के आसपास हमने बजाया, एक ही राग बजाया। 2 घंटे, सवा 2 घंटे ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। तो जब ख़त्म किया तो गुरुजी ने बोला ठीक है बंद करो। तो बंद किया। तो पूछते हैं कि HMV घराना है तो मैंने कहा HMV घराना। तो अश्विनी भी मेरी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि यार ये क्या होता है। मैंने कहा मालूम नहीं क्या होता है यार, HMV घराना क्या होता है। तो गुरुजी बोले कि HMV घराने का मतलब है कि सुनते बहुत हो। उस ज़माने में जो है वो सोनी का वॉकमैन जो है नया नया आया था। तो पापा अमेरिका में थे तो वो लेके आए थे। तो होता क्या था कि जब एक कैसेट लग गया तो साइड ए और साइड बी, साइड ए और साइड बी, साइड ए और साइड बी, एक एक महीना सुन रहे हैं बैठ के। और मतलब इनसाइड आउट जो है याद हो जाता था। पर उस समय शायद वो, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप धीरे धीरे आप ग्रो करते हैं, आप इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप म्यूज़िक को याद कर सकते हैं लेकिन उसको इमोशनली कैसे एक्सप्रेस करना है, उसके इमोशन क्या हैं, वो आपको धीरे धीरे बाद में समझ में आते हैं। तो याद तो हो गया था लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो समझ में नहीं आता था। तो खैर, तो गुरुजी ने बोला कि एक काम करो, कल आओ सुबह 9 बजे। ठीक है गुरुजी। तो अश्विनी आई और मैं दोनों के दोनों जो है अगले दिन 9 बजे पहुँचे। तो 9 बजे से लेके 1:30 बजे, पौने 2 बजे तक क्लास चली। और क्लास ख़त्म हुई, फिर उन्होंने बोला निकलते समय, कल सुबह 9 बजे आ जाना। जी गुरुजी। तो वो कैसे, मतलब हम लोग सीखना शुरू उनसे हो गया कि समझ में नहीं आया। वो शायद प्रीडेस्टिन्ड था, ऊपर वाले ने वो लिख के ही भेजा था कि हाँ भाई कि गुरुजी के पास जाना ही जाना है, उनसे सीखना ही है और उनसे ही मार्गदर्शन जो है वो प्राप्त करना है। तो वो शायद ऊपर वाले ने लिख के भेजा था और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले का, कि भगवान का, कि उन्होंने मेरे को ऐसे घर, पहली बात तो घर में जन्म दिया जहाँ पर म्यूज़िक ऑलरेडी था। तो थोड़ा सा एक आइडिया था, उसके ऊपर से गुरुजी का सानिध्य जब मिला तो वो चीज़ें और पॉलिश हो गई। उसके अंदर हमारे जो ऑलरेडी जो हम म्यूज़िक बजाते थे, उस समय जब गुरुजी के पास पहुँचे तब हम लोग ऑलरेडी कॉन्सर्ट कर रहे थे। पर एक नया अंडरस्टैंडिंग जो है गुरुजी ने डेवलप करवाया, नए एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर जुड़वाए, कुछ ऐसे नई चीज़ें हमें मतलब गुरुजी ने समझाई और नए नए एलिमेंट्स जो हैं हमारे म्यूज़िक में जुड़े। क्योंकि पहले तो हम लोग बिल्कुल शहनाई के अंग से बजाते थे, जो गायकी अंग है। लेकिन गुरुजी के पास पहुंचने के बाद जो है, और उनके थ्रू जो है, मतलब काफ़ी जगह बजाए हम लोग और अलग अलग तरह के म्यूज़िक में बजाए। तो नए नए एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे गाने बजाने में जो है वो जुड़ गया। इसमें ध्रुपद धमार का जो अंग है कि ध्रुपद स्टाइल से आलाप करना, जोड़ो बजाना और अलग अलग तालों में बजाना और अलग अलग मतलब टाइम साइकिल्स जो हैं, मतलब 3 ताल भी है पर मतलब बंदिश जो है कहीं पर तीसरी मात्रा से स्टार्ट हो रही है, कभी 5 से हो रही है, कभी 8 से हो रही है, कभी 9 से हो रही है, कभी 13 से हो रही है। तो वो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो गुरुजी ने हम लोग को देने की कोशिश करी। हम लोग कितना ले पाए वो तो भगवान जानता है, पर क्योंकि वो तो इतने बड़े समंदर थे तो उसमें से शायद 1 आध बूंद 2 बूंद जो भी हम अपने क्षमता के हिसाब से ले पाए उनसे। तो उनको सागर बोलना भी गलत है एक्चुअली में, वो बहती हुई नदी थे कि इतने आइडियाज़ फ्लो हो रहे होते थे उनके साथ एक साथ एवरी सेकेंड। मतलब आपको एक नया उनका
उनका दृष्टि जो है आपको एक नई दिखाई देगी कि अभी ये क्या सोच रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग अमेरिका में टूर कर रहे थे और हम लोग जो है एक बस थी, उसी में सोने की भी जगह थी, ऊपर बंकर्स थे। तो हम लोग जो है वो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बस से ट्रैवल कर रहे हैं। अब गुरुजी बैठे हुए हैं ऐसे, अब जैसे ही वो ऐसे बैठे, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ नया बोलने वाले हैं वो। तो एकदम से बुला के, अरे संजीव इधर आओ, तन्मय इधर आओ, जी जी जी, देखो ये नया चीज़ देखो, अच्छा ये वो हो गया, अच्छा 2 सेकंड नहीं हुआ, ये देखो उसका उसका जोड़ा ये, अच्छा जी, उसके 2 सेकंड के अंदर ही देखो ये भी है, ऐसा भी हो सकता है। अब उनका ज्ञान का जो प्रवाह चल रहा है, जो डिस्कोर्स चल रहा है उनका, उसका स्पीड वो है कि हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। गुरुजी ने मना कर दिया था कि जितना दिमाग में रहेगा उतना ही रखो, और जब एक बार दिमाग में आ जाएगा तो अपने आप उस 1 के 10 रास्ते तुम्हारे अपने आप निकल के आ जाएंगे। तो हम लोग को वो लिबर्टी था नहीं कि हम लोग बैठ कर रिकॉर्ड कर लें, और लिखने की भी आज़ादी थी नहीं। हालांकि मैं जब मेरे को कुछ याद हो जाता था तो मैं अकेले बैठ के उसको लिखता था ज़रूर, पर एक समय आया कि उसके बाद मैंने लिखना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आ गई कि गुरुजी जो बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं कि इसको लिखो मत, बिल्कुल वैसे ही लिख दोगे, वैसे ही बजाओगे तो उसका मज़ा क्या है, जब तक उसके अंदर कुछ नया नहीं होगा। मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते में से क्या क्या चीज़ तुम देखते हुए जा रहे हो, क्या नई चीज़ दिखाई दे रही है, वो तुम्हें अपनी ऑडियंस को देना है, ना कि वो रास्ता जो मैंने तुम्हें दिखाया है। तुम्हें अपनी जर्नी बतानी है, मेरी जर्नी तो मैं बताऊंगा अपने आप, तुम्हें अपनी जर्नी के बारे में खुद बताना है। तो ये चीज़ मतलब एक नई चीज़ सीखने को मिली। इनफैक्ट जब गुरुजी का जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो वो 6 महीने तक वो उनका कॉन्सर्ट नहीं हुआ। तो वो 6 महीने बाद जब उनका वो कॉन्सर्ट हुआ पहला, तो वो था शिकागो में और शिकागो में हुआ, और ऐसा हुआ कि मैं क्या बताऊं कि गुरुजी का फ़ोन आया कि उन्होंने कहा कि संजीव तुम फ्री हो? मैंने कहा जी गुरुजी। तो ठीक है आ जाओ मेरे कहा, आ जाओ। मैंने जी गुरुजी आता हूँ मैं। तो 6 महीने बाद जब वो कॉन्सर्ट हुआ और गुरुजी ने मेरे को बोला कि अमेरिका आ जाओ, तो मैंने देखा कि गुरुजी बहुत रेस्टलेस हैं, मतलब टहल रहे हैं, टहले जा रहे हैं और बार बार जो है बाथरूम जा रहे हैं। मैं उनकी हालत देख के घबरा गया, क्योंकि गुरुजी वैसे बहुत शांत रहते थे कि एक जगह बैठे हैं तो बैठे हैं। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा कि क्या किया जाए इनका अभी। तो मैं गुरुजी से बार बार जाके पूछा, गुरुजी चाय पियेंगे? नहीं पीना। कॉफ़ी पियेंगे? नहीं। पानी पियेंगे गुरुजी? एक केला लेके आओ। तो एक केला उठाया, खोले, खा लिए। थोड़ी देर के बाद देखो थोड़ा ठंडा सा दूध है क्या? जी हाँ दूध। अच्छा हम बाथरूम में आते हैं। तब तक गुरुजी 2 बार अपना कुर्ता चेंज कर चुके हैं। मैं उनका हालत देख के घबरा रहा, मैंने कहा यार कि क्या हो रखा है गुरुजी को। मैंने कभी देखा ही नहीं उनको जीवन में वैसे, क्योंकि वो बहुत कंपोज रहते थे। तो मैं गया तन्मयदा के पास, तो गुरु जी के पास वो आए तन्मयदा, बोले कि क्या हुआ आपको, इतने टेंशन में क्यों है? उस समय गुरुजी का 90 का उम्र था। तो मैंने, वो कहते हैं गुरुजी की, अरे 90 नहीं 88 के थे वो उस समय। तो बोले कि अरे इतना लंबा गैप तो मैंने मेरे पूरे करियर में मैंने नहीं हुआ मेरा। 6 महीना 7 महीना मैंने बजाया नहीं एक भी कॉन्सर्ट। तो मेरे को घबराहट हो रही है। तो बोले घबराने की क्या बात है, आप सिर्फ स्टेज पे जाके से ऐसे हाथ हिला के आ जाएंगे, लोग खुश होकर जाएंगे। तो गुरुजी एकदम से नाराज़ हुए, बोले कि आइंदा ये बात मत बोलना, तुम्हें मालूम नहीं ये लोग कितना दूर दूर से आया है, कितने महीने पहले इन लोगों ने टिकट बुक करी है, आज भी इन्होंने
इतना पैसा खर्चा करके अपना समय निकाल के अपने ऑफिस से जल्दी निकले होंगे, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कितना दूर से आ रहा है तुम्हें क्या मालूम। इनको आज मैं कुछ नया नहीं दूंगा तो ये अगली बार नहीं आएंगे। ये बात कौन बोल रहा है? भारत रत्न पंडित रविशंकर, जिनका पूरी दुनिया जानती है। जिस देश में उन्होंने कदम नहीं रखा वहाँ पर भी उनके फ़ैन हैं। वो ये आदमी बोल रहा है जिसने अपना पूरा जीवन संगीत को दे दिया। और मैं सुन के हैरान, मैंने कहा बाप रे बाप, एक बड़े कलाकार की सोच क्या होती है, मेरे को उस दिन समझ में आई। और जब गुरुजी बजाने बैठे, मुझे आज भी याद है, उन्होंने बागेश्वरी में आलाप शुरू करा, आलाप किए, जोड़ बजाए। तो गुरुजी ने बंदिश उठाई। जब बंदिश उठाई तो तन्मय ने ठेका शुरू करा। तबला जब शुरू किए तो उन्होंने रूपक स्टार्ट करी। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं तन्मय तन्मय धमार जी, अब सब धमार शुरू होता है। सब ऐसा बजाए। मैं उनके पीछे बैठ के तानपुरा बजा रहा हूँ और मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी छाती के अंदर हाथ डाल के मेरे दिल को ऐसे रोक दिया है, और मेरा छाती में पानी भरते जा रहा है, भरते भरते जो आँख तक आ गया है, अब गिरने वाला है। तो गुरुजी एकदम से पीछे ऐसे देखते हैं और बोलते हैं कि, मैंने कहा ये मतलब ये तो मतलब भगवान ही कर सकता है ये काम। आपके पीछे किसी की आंख से आंसू टपकने वाला है, वो आपको कैसे मालूम होगा? उन्होंने बोला नहीं, मैं किसी ढंग से अपने आप को रोका, कॉन्सर्ट ख़त्म हो गया। मैं गुरुजी का हाथ पकड़ के उनको ड्रेसिंग रूम में लेके जा रहा हूँ। तो हम लोग लिफ्ट में थे। तो गुरुजी ऐसे देखते हैं, बोलते हैं, बड़े एक जैसे बच्चों की स्माइल होती है ना, तो ऐसे देख के कि आज मैं अच्छा बजाया ना। उन्होंने इतना बोला और मैं उनके पैर पे गिरा और मैं रोना लगा। मैंने कहा गुरुजी, मैंने म्यूज़िक होता क्या है मेरे को आज मालूम चला। मैंने इतने साल से इतने लोग को सुन लिया, इतना गाए बजाए, लेकिन अब जाके समझ में आ रहा है कि म्यूज़िक का मतलब क्या होता है। और कितना समझ में आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन थोड़ा सा जितना भी आया उसने मेरे को अंदर से जो है हिला दिया है, मेरे को डिस्टर्ब कर दिया बिल्कुल। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ आपको उस समय। तो मेरे को ऐसे करते बोले, बेटा खुलेगा, गुत्थी धीरे धीरे खुलेगा, एक दिन का नहीं होगा, एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे खुलता है। एक बहुत बड़े कलाकार ने बोला था कि सक्सेस जो है वो ओवरनाइट नहीं मिलती। लोगों को दिखता है कि यहाँ पे कि रातों रात नाम हो गया, लेकिन उसके पहले के 18 साल 20 साल का स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता। वो स्ट्रगल मेन है। वो स्ट्रगल नहीं होता तो ओवरनाइट सक्सेस जिसको बोल रहे हैं वो नहीं होती। तो हम लोग ने भी बचपन में जो है, हम लोग का बचपन में मतलब हम लोग का भी बहुत मन करता था क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें। पर साहब हमारे दादाजी इतने स्ट्रिक्ट थे कि नहीं बेटा, क्रिकेट खेलना ही नहीं है, उंगली में चोट आ जाएगी, शहनाई कैसे बजाओगे, फुटबॉल नहीं खेलना है, टांग में कुछ खो गया तो आलती पलती कैसे मारोगे, आसन कैसे लोगे। हम लोग बैठ के घर में बैठ के रियाज कर रहे हैं और बाहर से जो है मेरे दोस्तों की आवाज़ आ रही है, अरे छक्का लग गया, छक्का लग गया, छक्का लग गया। और मैं अंदर बैठ कर रियाज कर रहा हूँ, मैं छक्का लग गया यार, छक्का लग गया, अरे चौका है, आउट है, अरे आउट हो गया यार। तो मतलब वो हम भी तो बच्चे थे, तो हमारा ही मन करता है भाई खेलने का। पर दादाजी जो है बिल्कुल दरवाजे पे कुर्सी लगा के बैठते थे कि नहीं, निकलने नहीं दूंगा। जितना खेलना वेलना होता था, हमें जो आधा घंटे का समय मिलता था स्कूल में, जो गेम्स का पीरियड होता था, सिर्फ उसमें होता था। घर आके कुछ नहीं, रियाज करो बैठ के, पढ़ाई करो। तो पर यह है कि कुछ सालों में जो है मतलब दिमाग ऐसा हो गया कि वो छक्का चौका आउट गोल ये सब सुनाई देना बंद हो गया। तानपुरा चल रहा है, सिर्फ 24 घंटे तानपुरा चल रहा है। मतलब कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मतलब कि
आज भी होता है कि लेटे में ऐसे और ऐसा लग रहा है कि जैसे तंत्र चल रहा है दिमाग में, आवाज़ आ रही है, पंखा चल रहा है उसमें से एक सुर निकल के जो है दिमाग में सेट हो गया। तो सोच रहे अरे ये तो डी है, ये तो डी शार्प है, ये तो सी है। मतलब हर एक चीज़ में से जो है वो म्यूज़िक निकल के आने लगता है धीरे धीरे। तो वो आपको समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन आपको वो समय लगाना पड़ेगा वरना नहीं होगा। तो सेक्रीफाइस हम लोग ने जो किया है वो यही है कि हम लोग ने बचपन जो है अपना जिया नहीं। जो इंडियन कल्चर जो है वो बेसिकली मौखिक ज्ञान पे उसका आधार है। अभी भी आप बनारस जाएंगे या साउथ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो वेदों का उच्चारण कर रहे होते हैं और वो याद करते हैं, सामने कुछ लिखा नहीं है, खुला नहीं है, उनको याद करा जाता है। बचपन से हमारे साथ भी यही हुआ कि जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो मैंने लिखने की कोशिश करी, पर दादाजी ने मना कर दिया कि नहीं बेटा लिखना नहीं है। तो मैंने कहा लिखूंगा नहीं तो याद कैसे होगा? तो बोले कि बेटा याद यहाँ से करते हैं, लिखते यहाँ से हैं। जब याद हो जाएगा तो वो आत्मा में बसेगा, तब उसका इम्प्रोवाइज़ कैसे करना है तुम्हें, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो लिखित है उसको आप इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। मतलब वेद तो लिखे गए हालांकि, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको समझाने के लिए लिखना पड़ा। वो लिखा सिर्फ इसीलिए गया कि आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो डॉक्यूमेंटेशन है बस, वो सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। सोर्स ऑफ नॉलेज जो है आपका गुरु है। आप गुरु के सामने बैठते हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन जो है, जिनको वेद बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, उन सबको जो है समझाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही जरिया है, और वो कौन सा है? आपके गुरु, जो मौखिक ज्ञान आपको देते हैं। मुंह से बोलते हैं आप कान से सुनते हैं और उसको, उस ज्ञान को अपने दिमाग में और दिल में बैठाते हैं। तो ये तो वैदिक का हुआ, पर लेकिन हमारे सिस्टम में भी, क्लासिकल में भी हमेशा जो है गुरु शिष्य परंपरा रही है। स्कूल नहीं है, स्कूल हमारे यहाँ नहीं होते, हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा होती है। तो गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता है कि गुरु आपके सामने बैठेंगे और अगर 10 लोग भी बैठे हैं, 10 शिष्य बैठे हैं, तो किसको क्या देना है वो उनको मालूम है कि हाँ भाई कि ये इसके योग्य है, ये इसके योग्य है, ये इसके योग्य है, ये इसके योग्य है, ये इसके योग्य है। सबको ABCD की तरह नहीं पढ़ाते उसमें। आपके लिए A बेहतर है, मेरे लिए B, उनके लिए C, उनके लिए D। तो वो एक उनको मालूम है कि हाँ भाई कि इस छात्र की क्षमता जो है ये है, तो उसको उसी ढंग से सिखाया जाता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ भाई कि यही ढंग है और ऐसे ही होगा, वो कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। और अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो फिर आप जो है वो इम्प्रोवाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इम्प्रोवाइजेशन कैसे होती है कि आप गलती करते हैं और उस गलती को कितनी खूबसूरती से आप ढकते हैं, छुपाते हैं, तो वो चीज़ क्या बन जाती है? ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ ए रागा। अब यमन की बात करते हैं तो एकदम से अगर आपसे शुद्ध माँ लग गई, वो शुद्ध माँ लग गई तो आप घबरा जाएंगे कि अरे क्या करें, इसको ढकना कैसे है। तो आप उसको किसी न किसी ढंग से ऐसी रैपिंग करेंगे कि वो शुद्ध माँ जो उसके अंदर एक खिल के एक फूल की तरह आएगी। तो इसीलिए जो है कभी कभी हमारे राग में जैसे वादी होता है जो सबसे प्रोमिनेंट सुर है, संवादी होता है जो दूसरा सबसे प्रोमिनेंट है, और एक होता है विवादी। तो विवादी का मतलब क्या है कि जो आप कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते। अगर आप हमेशा यूज़ करेंगे तो वो तो पार्ट ऑफ राग हो जाएगा, राग का हिस्सा बन जाएगा। तो इसीलिए विवादी सुर को जो है आप पूरे 2 घंटे कॉन्सर्ट में शायद 1 बार या 2 बार लगाएंगे कि, और जैसे ही लगाएंगे आप, जब उसकी जगह आएगी और वो लग गया ढंग से,
तो ऑडियंस जो है वो वाह नहीं बोलती उस समय, वो कहती आह। तो वाह और आह में फ़र्क होता है। एक तारीफ़ होती है और एक होती है आपके अंदर की पुकार कि आह। आप जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो आप वाह वाह थोड़ी करते हैं बैठ के। आप क्या करते हैं? आह, प्रभु ने दर्शन दिए। आप यही बोलते हैं ना। आप ये थोड़ी कि वाह वाह क्या बात है, क्या मूर्ति है, ये कभी नहीं बोलते आप। आपके मुंह से आह निकलती है। तो वो जो पीड़ा है, वो खुशी है, वो उसका लेवल जो है वो मतलब अलग है वो, क्योंकि उसके अंदर कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है बीच में। आप दर्शन करने जाते हैं, आप भगवान से मांगते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब आपको जिस दिन आपको एक साक्षात्कार हो जाता है भगवान से, आपको मालूम भी नहीं चलता, लेकिन आपकी आँख से आंसू निकल आते हैं। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि हमारे दादाजी के गुरुजी थे पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी। तो मेरी बहुत छोटी उम्र थी उस समय, मैं कुछ 7-8 साल का रहा होऊंगा, और दिल्ली के एक कार्यक्रम में वो आए थे। उस कार्यक्रम का नाम ही था भैरवी फेस्टिवल। तो भैरवी फेस्टिवल है तो जितने आर्टिस्ट हैं सब भैरवी गाएंगे, बजाएंगे। तो हुआ क्या कि दादाजी के गुरुजी जो हैं वो थोड़े से नर्वस हो रखे, बहुत ही सीधे आदमी थे। कहते अरे यार, इतने बड़े बड़े कलाकार आके मतलब भैरवी गा रहे हैं, मैं क्या गाऊंगा इन लोग के सामने। तो जो है वो उन्होंने शुरू किया भैरवी। तो मेरे को सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था, और मैं बाई में देखा तो देखा दादाजी रो रहे हैं। मैंने कहा दादाजी क्यों रो रहे हैं? स्टेज पे देखा तो देखा कि बड़े गुरुजी भी रो रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है? राइट में देखा पापा भी रो रहे हैं। मैंने कहा ये चल क्या रहा है आखिर? तो वहाँ पर लगभग 1,500 आदमी बैठा होगा, टेंट के अंदर था प्रोग्राम। तो मैंने सबको देखा, तो मैंने देखा सबके सब रो रहे हैं, और मैं हैरान कि मैंने कहा चल क्या रहा है आखिर? तो म्यूज़िक लोगों के लिए क्या है? एंटरटेनमेंट। लेकिन यहाँ तो लोग रो रहे हैं बैठ के। तो ये चक्कर क्या आखिर? ये है हो क्यों रहा है आखिर? लोग किस लिए म्यूज़िक को एंजॉय करता है? कि खुश रहे, खुशी मिल रही है, पर आंसू बह रहे हैं, उसमें कौन सी खुशी है? तो उसका पद जो था वो क्या था, जो शब्द जो थे कि जननी मैं ना जीऊं बिन राम, राम लखन सिया बन को सिधारे गवन है, दशरथ गयो सुरधाम, जननी मैं ना जीऊं बिन राम। और ये कौन गा रहा है? भरत जी गा रहे हैं, जब वो अपने ननिहाल से आते हैं वापस, और तब तक रामचंद्र जी वनवास के लिए निकल चुके हैं। तो माता कैकेयी के पास जाके वो क्या बोलते हैं? जननी मैं ना जीऊं बिन राम, हाँ जननी रे मैं ना जीऊं बिन राम, राम लखन सिया बन को गवन कीनो, राम लखन सिया बन को गवन कीनो, हो दशरथ गए सुरधाम, हाँ जननी 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 मैं ना जीऊं बिन राम। तो ये है। तो मैं ऐसा सबको मैंने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी क्या हुआ? तो उन्होंने बोला बेटा अभी सुर का मार नहीं पड़ा तुमको, जब सुर का मार पड़ जाएगा तो तब तुम्हें समझ में आएगा कि भरत जी ने जब ये गाया तो कैसे गाया और उनका फीलिंग क्या था। अभी तुम और थोड़े से बड़े हो जाओ, समझ में आएगा। तो वो
भाव जो है, म्यूज़िक का मतलब सारे गामा पाधा निसा नहीं है। म्यूज़िक का मतलब है भाव, इमोशन। इसीलिए जो है अक्सर जो आर्टिस्ट जो होता है बहुत इमोशनल होता है। वो दिखाता है दुनिया को बहुत है कि हाँ भाई कि मैं बड़ा खुश हूँ, ये है वो है, अंदर से परेशान होगा। पर अगर एक ऐसा राग उठाया जिसमें खूब सारा खुशी का भाव है तो उसको वैसे ही बजाएगा वो। और जैसे ही उसमें कोई ऐसा राग बजाएगा कि वो बारिश हो रही है तो जैसे ही वो कोई ऐसा थोड़ा सा जिसमें गंभीरता है या भाव जिसमें अलग हैं, तो वो जब बजाएगा तो अलग बजाएगा। तो वो इसीलिए जो है म्यूजिशियन जो है हमेशा अपने भाव को जो है ना, अपने इमोशंस को अपने अंदर, बिल्कुल अपने अंदर जो है छुपा के रखता है कि साहब जब भैरव बजाना तो ऐसा बजाना है, तो वो भाव उस समय निकलते हैं। भैरवी बजानी तो ये बजानी है, यमन बजाना तो ऐसा बजाना है, मारवा बजेगा तो ऐसा बजेगा। तो वो चीज़ें जो हैं, और उसमें सबसे दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके शब्द जो हैं कैसे हैं। अब एक दूसरा एक वो है दादा गुरुजी का, हमारे बड़े गुरुजी का, कि डगर बिच कैसे चलूं मगर रोके कन्हैया बेपीर। बेपीर का मतलब क्या होता है कि जिनको किसी और का कष्ट देख के खुशी होती है, तो वो शिकायत कर रही हैं कि डगर बिच कि रास्ते में मैं कैसे निकलूं, डगर बिच कैसे चलूं मोहे रोके कन्हैया बेपीर। डगर बिच मैं जमुना जल भरन गई थी, मैं जमुना जल भरन गई थी, बिचवा में थाड़े कन्हैया हो, बिचवा में थाड़े कन्हैया मुहे रोके कन्हैया बेपीर। तो उसके अंदर क्या है, दो इमोशन है। एक तो उसकी पीड़ा भी है, लेकिन वो गा इतने ऐसे रही है कि जैसे खुश है, क्योंकि वो कृष्ण जी को देख के खुश है कि उन्होंने मेरे को तंग तो किया, पर इसका मतलब ये भी तो है कि मैं उनको याद हूँ। तो दो इमोशंस है इसके अंदर, कि पीड़ा भी है और खुशी भी है। अगर इस हाथ से देते हैं तो इस हाथ से लेते हैं, ठीक है। ये हाथ किसका है, ये गुरु का है, और ये हाथ किसका है, शिष्य का, क्योंकि गुरु दे रहा है और गुरु को सुपात्र चाहिए देने के लिए। तो आपकी अगर लगन सही है तभी आपको गुरु ऐसा मिलेगा जो आपको सही दिशा दिखाएगा, और तभी वो आपको ज्ञान दे पाएगा। आजकल के लोग जो हैं वो सोचते हैं कि हाँ भाई कि 2 दिन क्लास में गए, तीसरे दिन पूछ लिया गुरु जी अब ये वाला गाना कैसे बजेगा। ऐसा नहीं होता साहब, ये आप इसमें ज़िंदगी लगा देते हैं। मैं ऐसे से बड़े बड़े कलाकारों को देखा हूँ जिन्होंने 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में जाके उनका नाम होना शुरू हुआ, क्योंकि उसके पहले वो अपने गुरु के चरणों में बैठ के सिर्फ ज्ञान ले रहे थे। हम लोग भी आज भी जो है बैठ के मतलब सुनते हैं गुरु जी को और पिताजी को और दादाजी को, तो वही सेम रिकॉर्डिंग जो इतने साल से सुन रहे हैं, लेकिन हमें हर बार जो है कुछ नया उसमें सीखने को मिल जाता है। एक नया रास्ता दिखता है, अरे यार ये तो पहले नहीं सुना था, जबकि सुना है, लेकिन तब तक दिमाग तैयार नहीं था उतना कि वो उस चीज़ को समझ पाए हम। आपकी आंखें यहाँ तक देख रही हैं, जब आपका धीरे धीरे जब आपके दिव्य चक्षु जो हैं, जब वो उनकी दूरी जो है, देखने की दूरी जो है, समझने की दूरी जो है जब बढ़ती है धीरे धीरे, तब आपको उसकी गहराई समझ में आती है कि अरे इस सुर को लगाने का मतलब ये था, अगला सुर ये लगा तो इसका और इसका कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो ये है, इसके बाद यही सुर क्यों लगा। तो ऐसा ही है ये, और यही गुरु शिष्य का जो है रिश्ता है। ये गुरु आपको वो देता है जो पूरी दुनिया आपको नहीं दे पाएगी। आप अपने आप से कोशिश करते करते जो है आप हार जाएंगे, लेकिन नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरु का पदवी जो है भगवान से ऊपर है। भगवान ने आपको जीवन दिया, माँ ने आपको जो है जन्मा, आपके पिता ने आपकी देखभाल करी, लेकिन आपको ज्ञान, आपका दिमाग सही रास्ते में कौन लेके आया?
दिमाग और दिल का जो है एक जो प्रॉपर जो मैच जो है, जहाँ से आपको चीज़ों की बारीकी दिखती है, आपको ज्ञान मिलता है, तो वो कहाँ से मिलता है? वो सिर्फ गुरु देता है। भगवान नहीं देते, माँ नहीं देती, बाप नहीं देते, गुरु देता है। तो इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में जो है वो जितना गुरु इम्पोर्टेंट है उतने शिष्य भी इम्पोर्टेंट है। गुरु को हमेशा एक अच्छे शिष्य की तलाश रहती है, एक अच्छे सुपात्र की तलाश रहती है। और वैसे ही जो एक अच्छा शिष्य है वो हमेशा खोजता रहेगा कि कौन सा गुरु, कौन सा गुरु, कौन सा गुरु, कौन सा गुरु, कौन सा गुरु। इसीलिए बोलते क्या है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। कि आप जानेंगे ना तभी आपको गुरु का मालूम चलेगा कि हाँ भाई। तो वो जानने की जो रास्ता जो है वो आपको अपने आप तय करना पड़ेगा। आपको अपने आप को इतना मांझना पड़ेगा कि गुरु देखते ही बोले कि हाँ यही है। तो ये रिश्ता है। हर एक कॉन्सर्ट जो है वो अपने आप में एक नया चीज़ लेके आता है। तो ये बात बोलना बड़ा मुश्किल है कि बेस्ट कॉन्सर्ट कौन सा था हमारा। मेरे हिसाब से तो मेरे जो बेस्ट ऑन स्टेज एक्सपीरियंसेस जो हैं वो वही हैं जो जब मैं गुरुजी के साथ बैठा। उसको छोड़ के जो है हम लोग ने पूरी दुनिया में बजाया, अश्विनी भाई ने और मैंने। और हम दोनों ने जो है कोशिश करते हैं कि वही जो मैंने पहले बोला कि गुरुजी ने जो बात बोली कि ऑडियंस को हमेशा नया दो, तो वो चीज़ की कोशिश हम हमेशा करते हैं। तो अब जो है ये चीज़ को डिफ़ाइन करना कि ये कॉन्सर्ट अच्छा था या ये जगह अच्छी थी, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मेरे को पसंद है, देखिए बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में तो लोग टिकट लेते हैं, आते हैं, हॉल भरे होते हैं। मैंने ऐसे भी कॉन्सर्ट करे जिसमें 18,000 20,000 आदमी भी आ रखा है और ऐसे भी करे हैं मतलब बीहड़ों में, गाँव में, जहाँ पर छोटे छोटे स्कूल हैं, जिन स्कूल में जो है बेचारे गरीब बच्चे आते हैं और जो 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, 2-2 पहाड़ क्रॉस करके, नदी क्रॉस करके आते हैं। उत्तराखंड में, हिमाचल में ऐसे ऐसे गांव हैं कि जहाँ पर मतलब उन बच्चों के पास कुछ नहीं है। और कभी कभी देखा है कि हाँ भी कुछ बच्चे जो है नंगे पाँव भी आ रहे हैं, और वो आते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मतलब स्कूल में जो है वो खाना मिल जाता है, जो गरीब घर के हैं। तो उनका एक आने का कारण ये रहता है कि हम जो है मतलब स्कूल जाएंगे तो एक वक्त का खाना तो हमें मिल ही जाएगा। अब ऐसे बच्चों के सामने बजाना जो है ना, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनके पास कुछ ज़रिया नहीं है और घर में टीवी नहीं है, एक रेडियो है शायद कुछ लोगों के पास, या पूरे गांव में एक ही टीवी है। तो उनके पास साधन नहीं है। आज हमारे तरह जो है वो लोग यहाँ दिल्ली जैसे, बम्बई जैसे और बड़े बड़े शहरों के जो बच्चे हैं, यहाँ के बच्चे तो मतलब उनका दिन भर वो पबजी खेलते रहेंगे और वो यूट्यूब में रील बना डाल रहे हैं। सब कुछ उनके पास इतना कुछ करने को है, पर वो हर रोज़ उन चीज़ इतना कुछ करने को है लेकिन वो तब भी बोर हो जाते हैं। पर उन बच्चों के पास कुछ होता नहीं है, पर वो बोर नहीं होते। वो जंगल में खेल रहे हैं, नदियों में नहा रहे हैं, इतना सिंपल लाइफ है, पर बोर नहीं होते वो लोग। उनके लिए खुशी का साधन वही है कि खाना मिल गया, खेल लिए, पढ़ाई कर ली, बस। तो ऐसे बच्चों के सामने बजाना में मतलब मेरे को भी और भाई को भी जो है बहुत खुशी मिलती है कि हम लोग उनके लाइफ में कुछ एक नया चीज़ दे पाए, और उनको वो चीज़ लेके खुशी होती है क्योंकि उन्होंने कभी वो चीज़ देखा नहीं है। बाकी बड़े शहरों में आप जाके बजाते हैं बच्चों के लिए, तो मतलब उनको मतलब वो ऑलरेडी उनके दिमाग में म्यूज़िक का एक कंसेप्ट जो है वो एक सेट है कि हाँ भाई कि वो BTS का म्यूज़िक सुनना है और एडल का सुनना है। इंडियन कल्चर से कोई लेन देन नहीं है। पर गांव के बच्चे जो हैं, देहात के जो बच्चे हैं, उनको कल्चर के साथ उनका इतना जुड़ाव है। वो मंदिर में जाएंगे,
अपने पिताजी के साथ। पिताजी जो है बैठ के वो भजन में लग जाएंगे, कीर्तन में लग जाएंगे, वो भी वैसे ही बैठ बैठ के जो है वो मज़ा लेते हैं उसका। तो उनके वो लाइफस्टाइल में आता है वो। कल्चरली वो लोग ज़्यादा अवेयर है शहर के लोगों से। तो उनके सामने बजाने से, उनको बताने से कि हाँ भाई इसका मतलब ये है, इस शहनाई जो है इसलिए बजती है, शहनाई का कहानी ये है, म्यूज़िक का कहानी ये है, तो वो लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट ज़्यादा करते हैं। पर बाकी बड़े शहरों में जब भी है कि हाँ भाई कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं, पर 1000 में 5 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, पर वहाँ पर 10 में से 8 आपको ऐसे मिलेंगे। छोटा स्कूल है, 40 बच्चे आते हैं कुल मिला के, वो भी 3 गांव से, सिर्फ इसलिए कि खाना मिलेगा और पढ़ाई भी हो जाएगी। मैंने पूछा किसी से कि हाँ भी बेटा कहाँ से आता है, बोले कि सर यहीं से आता हूँ। मैंने यहाँ कहा, बोले कि ये पहाड़ है ना सामने वाला, बोले हाँ। बोले इसको चढ़िए उतरिए, फिर दूसरा आएगा उसको चढ़िए उतरिए, हमारा गाँव हो जाएगा। तो मैंने कितना किलोमीटर है यहाँ से, बोले वही कोई 22-23 किलोमीटर होगा। मैंने कहा 22-23 किलोमीटर मतलब आ रहा है ये बच्चा और स्कूल के बाद वापस जाएगा। अब ऐसे बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसे बच्चों को भी नहीं देंगे ज्ञान, तो फिर हमारा ज्ञान मतलब हमें जो ज्ञान मिला है वो कहाँ बांटेंगे। और मतलब ये डिज़र्विंग बच्चे हैं, क्योंकि इन लोग को मालूम है कि इनको जो मिल रहा है वो आज जो मिला है वो फिर कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसे बच्चों के सामने जब आप बजाते हैं तो बड़े इंट्रिग रहते होंगे कि शहनाई को पास से देखे कि ये बिल्कुल, वो लोग क्या है। पास मतलब हम लोग के पास आके बिल्कुल आ जाएंगे और बोल के कि सर दिखाइए ना, दिखाइए ना, दिखाइए ना। तो हम बताते कि देखो ये है, ये है, ये है, ये है, इसको यहाँ से फूंक मारते हैं, ये पाइप है, इससे वाइब्रेशन जो है, कंपन जो है शहनाई में जाती है। शहनाई में 7 छेद हैं, ये 7 छेद में से एक खोलोगे तो सा है, रे है, गा है, मा है, पा है, धा है, नी है। और इसको साथ नीचे जो है ये प्याला लगा हुआ है, ये प्याला जो है इसको सिर्फ इससे आवाज़ बढ़ जाती है। अच्छा सर, इससे आवाज़ बढ़ जाती कैसे? बोले तानपुरा देखा है? हाँ सर देखा है। तो मैंने कहा कि वो तुम्बा जो है वो किस काम के लिए होता है? बोले सर मालूम नहीं। वो तुम्बा इसलिए होता है कि जब तानपुरा जब बजेगा तो उसकी आवाज़ को बड़ा करने के लिए। तो वैसे शहनाई का प्याला भी है। अच्छा सर, इसीलिए उसमें ऐसा अलग होता है गोल सा, इतना बड़ा सा? हाँ इसीलिए होता है। उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं उनके पास। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मतलब कुछ बच्चे जो है हमारे पास बार बार मिलने भी आए कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले कहीं किसी स्कूल में करा कॉन्सर्ट, तो बच्चे को याद था वो। हम ग्वालियर में बजा रहे हैं तो ग्वालियर से जो है वो बच्चा एक आता है, तो उस समय तक तो बहुत बच्चा नहीं था, बड़ा हो गया था। आके बोल रहा सर आपने पहचाना? मैंने कहा नहीं बेटा। बोला कि सर मैं अभी यहाँ पर जो है मैं टीचर हो गया हूँ और आप हमारे स्कूल में आए थे। अच्छा कहाँ पर? तो बोले आप जो है बीकानेर में हमारे स्कूल में आए थे। अच्छा, मैंने कहा अच्छा वो वाला स्कूल? हाँ 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 सर वही वाला स्कूल। ठीक है, तो यहाँ कैसे? बोले मैंने आज छुट्टी ली सर। मैं किस लिए? बोले आपका जो है पोस्टर देखा मैंने तो मेरे को आना ही पड़ा। अब वो बच्चा जो है 15-16 साल पहले की बात कर रहा है, तो मतलब उसके दिल में, दिमाग में कोई ना कुछ चीज़ तो बैठी होगी कि 15-16 साल के बाद जो है वो बच्चा एक ऑडियंस की तरह बाकायदा सुनने आता है। और वो कह रहा है कि सर आपके वजह से जो है आज मैं कम से कम दिन में 1 घंटा जो है क्लासिकल म्यूज़िक सुनता हूँ, और जब तक नहीं सुनता मेरे को चैन नहीं पड़ता। बॉडी, माइंड, सोल, इनको अलाइन करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मतलब अब हमको, वो ये है कि तानपुरा लगाया, जब अच्छे से मिल गया तो 2 बार ओम बोल के और जय गुरुदेव बोल के वो आ गया, वो बिल्कुल अलाइन हो जाती है। और जो राग बजाने वाले हैं वो राग दिमाग में जब रखा तो तानपुरा में हालांकि सिर्फ पा सा 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 लगता है, लेकिन आपको
उसके अंदर जो है ना बारीकी बारीकी में बारीक से बारीक स्वर निकलते हैं, जिसमें ऋषभ भी होता है, गंधार होता है, मध्यम होता है, धैवत होती है, निषाद होती है। तो आपको जब वो सारे सुर सुनने लगते हैं आप अपने राग के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से आप तानपुरा भी ट्यून करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने पासा सा सा मिला दिया तो मिल गया। आपका जब माइन्यूट ट्यूनिंग जो है, जिसको फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं, वो आपको राग के हिसाब से करनी पड़ती है कि आपको कौन सा सुर सुनाई देना चाहिए। कि जैसे किसी में गंधार प्रधान है या पंचम प्रधान है, तो पंचम तो लगा ही हुआ है उसमें, लेकिन आपको गंधार सुनाई देनी चाहिए या फिर निषाद सुनाई देनी चाहिए। तो उसको ट्यूनिंग जो है फाइन ट्यूनिंग से होता है वो। तो और वो जो है उसके लिए भी मतलब मैंने बार बार एक बात बोली है कि हर एक चीज़ के लिए समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस तानपुरा मिलाना सीख गए, आपने तानपुरा मिलना मतलब आपको सिर्फ पासा सा मिलाया आपका हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। आपको राग के हिसाब से मिलाना पड़ेगा, आपको अपने मूड के हिसाब से मिलाना पड़ेगा, आपको परफॉर्म कैसे करना है उसके ऊपर उसके हिसाब से मिलाना पड़ेगा। आपको अपना एकाग्रता जो है उसके अंदर आपको राग जो है बसाना पड़ेगा, वो आपको बांध के रखेगा ऐसे वो राग। और जब आप धीरे धीरे करके उसको राग खोलते हैं तो राग की बढ़त होती है, और जब वो राग की बढ़त होती है तब जाके आपको एक समय ऐसा आता है कि राग और आप एक हो जाते हैं। तब आपको इस बात की दिक्कत नहीं होती कि हाँ भाई कि मेरे को ये राग में इस राग की छवि ना आ जाए, इस राग में इस राग की छवि ना आ जाए। इसीलिए जो है आपको जब रियाज़ करने बैठते हैं तो आपको बार बार गुरु जो है जो सिखाया जाता है वो जब बोलते हैं कि हाँ भाई भैरव और यमन करो, भैरव और यमन करो शुरुआत से। तो वो चीज़ें जो है बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो सदियों से चला आ रहा है कि हाँ भाई कि सुबह भैरव होगा शाम को यमन होगा। क्यों होगा यमन? कुछ और भी सकता है, इतने सारे राग हैं, करिए। नहीं, शाम का बेसिक राग जो है वो यमन है, सुबह का बेसिक राग जो है वो भैरव है। और भैरव इसलिए है कि जब आपको गंधार और ऋषभ का जो आंदोलन है, धैवत का जो आंदोलन है, और जब आपको ये समझ में आने लगता है तो आपको आभास होगा कि हाँ भाई कि सूरज जो है कैसे निकल के आ रहा है। और वो जब अपने जगह पहुंचता है, क्योंकि सुबह का सूरज तो गर्म नहीं होता, वार्म लाइट होती है और आपको एनर्जी देता है। दिन का सूरज जो है आपको झुलसा देता है, आपको मतलब विचलित कर देता है आपको। तो उसके लिए जो है फिर उस तरह के राग बजते हैं। संधि प्रकाश जब होती है, जब डाउन होता है, तब जो है उस समय के अलग राग हो जाते हैं। तो यही सब बातें जो हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना जो है बहुत ज़रूरी है। और हमारे गुरुजी ने भी यही बात बोली कि, और हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, सबने एक ही बात बोली कि राग के कैरेक्टर को समझो, उसकी पर्सनालिटी को समझो, और उसी के हिसाब से जो है अपने आप को ढालो, और तब उस राग को बजाने की कोशिश करो। म्यूज़िक को यूनिवर्सल लैंग्वेज भी बोला जाता है। और कुछ बड़े बड़े कलाकारों ने तो यहाँ तक बोला है कि जब आपके पास कोई चीज़ बोलने के लिए शब्द नहीं होता है तो म्यूज़िक आता है, तब आप म्यूज़िक का प्रयोग करते हैं। क्योंकि म्यूज़िक जो है वो प्योर एक्सप्रेशन है इमोशंस के। तो आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, उसके लिए शब्द जो हैं कभी कभी कम पड़ जाते हैं। लेकिन म्यूज़िक जो है, हालांकि सिर्फ 7 स्वर होते हैं, लेकिन तब भी वो पूरी दुनिया के लोगों के साथ बात कर लेता है। जैसे हम अपनी बात बोलें कि हम लोग ने स्पेन में काम किया, फ्रांस में किया, और बेल्जियम में किया, नॉर्वे में किया, डेनमार्क में किया, मोरक्को में किया, मिडल ईस्ट में किया, तो हर जगह की भाषा अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही इंग्लिश बोली जा रही है। तो एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, लेकिन म्यूज़िक बैरियर नहीं आता। हम लोग बजाना शुरू करते हैं, कभी कभी होता है कि हाँ भाई कि हम लोग डुएट बजा रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम ऑस्ट्रिया में थे, तो ऑस्ट्रियन
कलाकार थे 2। तो एक को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी, वो ऑस्ट्रियन में बात करता था, और एक को आती थी थोड़ी सी। तो हम लोग जब बैठे तीनों, तो म्यूज़िकली जो है हम लोग का जो कम्युनिकेशन था वो कहीं ज़्यादा अच्छा था बात करने से। और यहाँ तक कि मैं मतलब अगर मैं सिर्फ ये बात बोलूँ कि हमारी मातृभाषा जो है, मेरी मातृभाषा जो है वो हिंदी है, और मैं अपने भाई के साथ बजाता हूँ और मैंने भाई के साथ बचपन से रियाज़ किया है। तो अब एक ऐसा जगह आ गया है कि हम लोग स्टेज पे बैठे होते हैं तो आपस में बात नहीं करते। वो हमारा म्यूज़िकली जो है कन्वर्सेशन जो है ऐसा चल रहा होता है कि उसको मालूम है कि मेरे को ये चाहिए, और उसको मालूम होता है कि मैं उसको ये दे सकता हूँ। तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो उसमें कुछ हमें एक दूसरे को मतलब बजाते-बजाते सिर्फ देख लेंगे ऐसे और बात ख़त्म। ये नहीं कि मैं उसके कान में जाके बोल रहा हूँ कि अरे भाई अभी सा बजा दो, अभी 5 बजा दो, ऐसा नहीं होता। अब जो है वो अंडरस्टूड है। वो म्यूज़िकल लैंग्वेज जो है हम लोग की अब जो है वो लगभग सेम हो गई है। और मेरे ख्याल से हर एक आर्टिस्ट को ये कोशिश करनी चाहिए कि जब वो किसी के भी दूसरे आर्टिस्ट के साथ डुएट कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ भाई कि म्यूज़िकल अंडरस्टैंडिंग जो है ना, सबसे पहले आप वो डेवलप कर लीजिए, उसके बाद बैठ के बजाइए। म्यूज़िक जो है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि प्योर इमोशन है, तो आर्टिस्ट जो है अपनी इमोशन भी छुपा के रखता है कि जब वो उसका सही समय आएगा तभी वो उसको म्यूज़िकली एक्सप्रेस करता है। ऐसे हम लोग, आपने देखा होगा कि आर्टिस्ट अक्सर जो है मतलब खूब तेज़ से बात नहीं कर रहे होते हैं, और गुस्सा बहुत तेज़ से नहीं कर रहे होते हैं, या बहुत खुल के नहीं हँस रहे होते हैं। जो लोग करते हैं वो लोग करते हैं, उनका अपना एक तरीका है। पर अक्सर मैंने देखा है जो बड़े कलाकार लोग जो हैं वो लोग अपने इमोशंस को दे हाइड, दे सेव इट सो दैट दे कैन यूज़ दोज इमोशंस व्हेन दे प्लेइंग। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपने म्यूज़िक के थ्रू, अपने गाने के थ्रू हो या वादन के थ्रू हो, तो उसमें उसको यूज़ करते हैं। अलीबाग करके एक जगह है अपना, बम्बई के पास में ही है, तो वहाँ पर बीचेस वगैरह बहुत हैं। तो मैं और मेरे कुछ स्टूडेंट्स लोग जो हैं, हम लोग गए, हमने कहा कि चलो यार वहीं पर चलेंगे, 3-4 दिन रहेंगे वहाँ पर। तो नेचर है, बीचेस हैं, समुंदर है, तो 2 कॉटेज हमने बुक कर ली, और प्राइवेट बीच थे। तो हम लोग सुबह जाके पहुँच गए बीच पे। वो हवा चल रही है, तो साएँ 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 करके, तो वो एक रिदम में आ रही है, और समुंदर की लहरों में से एक आवाज़, मतलब एक सुर निकल के आ रहा है। तो मैंने वहीं बैठ गया। मैं बैठ गया, तो जो मेरे स्टूडेंट लोग थे वो लोग पानी में खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा वो क्या हो गया, तो मैं आसन लगा के अपना ध्यान में आ गया। तो वो लोग आए कि गुरुजी कुछ बात हो गई क्या? मैंने कहा बैठो। तो बैठे वो लोग। तो मैंने उनको बोला कि समंदर की जो आवाज़ है उसको सुनो। तो उन लोगों ने 2 मिनट 3 मिनट सुना। मैंने कहा कोई सुर सुनाई दे रहा है? तो सबने अपने हिसाब से बताया कि ये मेरे को सुनाई दे रहा है, मेरे को ये सुनाई दे रहा है। वो ज़ाहिर सी बात है कि सबके लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। तो वहाँ पर बैठ के गुरुजी का एक प्रेयर था। मैंने कहा कि देखो जो ये बीट चला है, साएँ साएँ साएँ, ये जो हवा ने जो एक स्पीड जो है इसका, जो पानी से टकरा के आ रही है, उसमें रिदम आ गया कि 1 2 3 4। मैंने कहा कि गुरुजी का एक प्रेयर जो है कि प्रभु जी दया करो, मन में आन बसो, प्रभु जी। तो वो बिगर तानपुरे के हम लोग ने सिर्फ जो हमें नोट्स का आभास हो रहा था,
समुद्र से, और जो हवा का जो एक रिदम था, या दोनों का कॉम्बिनेशन एक्चुअली बोले तो, हवा और पानी दोनों मिल के जो एक सुर और एक ताल का आवाज़ दे रहे थे, तो उसके को बेस करके हम लोग ने वो क्लास ली, और सब लोग इतने खुश उस दिन, एक अजीब सी एनर्जी मिली। तो मेरे को लगता है कि आप नेचर में बैठेंगे तो आपको नेचर आपको बहुत कुछ देता है। मेरे और भाई के जो है बहुत सारे स्टूडेंट हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे पेरिस फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया में बहुत सारे हैं। तो ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉम्बे में रहते हैं। तो अब तो थोड़ा सा कम हो गया, पर एक समय था कि आज से कुछ 4 साल पहले मैं बम्बई में बहुत रहता था। बम्बई नहीं, मुंबई। तो मुंबई में बहुत रहते थे, और मेरे सारे स्टूडेंट भी वहीं पर थे। तो वहाँ पर जब क्लास होती थी तो मेरे को जो है लंबी क्लास लेने की आदत है कि बस स्टार्ट हो गई तो 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे चल रही है साहब। उसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि क्योंकि मैं कम समय के लिए गया हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा शिष्य को मिले, और दूसरा ये कि लंबी क्लासेस में जो है मेरे अपनी डस्टिंग में कर लेता हूँ, जो मैंने सीखा है उसकी डस्टिंग हो जाती है। तो ऐसे ही मैं मुंबई में एक घर किराए पे लिए हुए थे, तो मेरे सारे स्टूडेंट्स ने मिल के कहा था कि हाँ सर, ये सोसाइटी जो है बड़ी अच्छी है, बड़ी शांत रहती है, और यहाँ पर रियाज़ करने पे वो नहीं है, तकलीफ़ नहीं किसी को। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं शाम को वहाँ पहुँचा। उस दिन जो है क्लास वगैरह हुई, सुबह का समय था, कुछ 8 बजे होंगे। तो मैं नहा के बाहर निकला जैसे ही, तो किसी को रियाज़ करते हुए सुना। वो सब भैरव गा रहा था, पर जाते हुए भैरव गा रहा था, आते हुए पता भगवान जाने क्या कौन सा राग था वो, तो उसको समझ नहीं थी। उसने 3 घंटा बैठ कर रियाज़ किया। तो एक दिन निकल गया। अब दूसरे दिन मैं फिर से नहा के निकला तो 8 बजे वो फिर से शुरू। तो फिर से 8 से 11 वो, मैंने कहा यार ये लड़का है कौन आखिर, क्योंकि कोई ढंग से रियाज़ कर रहा हो ना तो आपको सुन के मज़ा आता है, और कोई बिगैर सोच समझ के सिर्फ रियाज़ लगा पड़ा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, और आपको जो है मतलब सुनने वाले को भी जो है ना मतलब बेचैनी हो जाती है। तो हुआ क्या कि मेरा स्टूडेंट आया, मैंने कहा यार पता करो ये लड़का कौन है पहले। तो बोला ठीक है गुरुजी पता करता हूँ। तो उसको ढूंढा गया। तो हमारी बिल्डिंग ये थी, बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में से वो गाता था। तो उसको ढूंढा गया, उसको बोला कि भाई गुरुजी आ रखे, तुमसे मिलना चाह रहे हैं, आ जाओ। वो लड़का आया। वो लड़का आया और आके जो है उसने बोला कि सर आपने बुलाया क्या? मैंने हाँ बुलाया तो है भाई। बोले क्या बात है सर? मैंने बोला कि बुरा मत मानना, तुम कहीं सीखते हो क्या? कहते नहीं सर कहीं सीखता नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने फिर गाने का शौक़, बोला क्यों, जो मैं सुन लेता हूँ बिल्कुल कॉपी कर लेता हूँ वैसे ही। तो मैंने कहा नहीं करते तुम, वैसे कॉपी नहीं कर पाते हो बेटा। तो बोले सर क्या गलती है? मैंने कहा काम को शाम को आना, तुम रियाज़ मत करना सुबह। क्या ठीक है जी। तो शाम को जब सब लोग आ गए, उसको भी बुलाया गया, वो भी आ गया। तो अपना गिटार लेके आया, वो गिटार और हारमोनियम लेके आया। तो उस दिन क्लास ली मैंने उसकी। तो साहब मैंने कहा जो सिखाया है कल सुबह वही रियाज़ करना पहले, तो अब तक जो रियाज़ करते हैं भूल जाओ उसको। ठीक है सर। तो 10 दिन आया वो। तो 10 दिन के बाद मेरे को वापस आना था, तो वो एकदम से आके वो पैर पे छूता है और मेरे से गले लगता है, रोने लगता है कि गुरुजी आप जा रहे हो। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी
सर से। जाते हुए क्या हो गया, गुरुजी। मैंने कहा नहीं मैं आ रहा हूँ कुछ दिनों में। बोले गुरुजी आप जल्दी आइएगा, और इस बार आप मकान किराए पे मत लीजिए, आप मेरे पास रहेंगे। नहीं 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 नहीं, उसकी बात वो ये सब मत करो, मैं मकान किराए पे लूँगा। ठीक है गुरुजी आप जब आएंगे देखा जाएगा तब। तो खैर, तो कहने का मतलब ये है कि उसको जो है 10 दिन में ये समझ में आ गया कि वो गलत क्या कर रहा है। तो उसने मेरे को जाते समय मेरे को एयरपोर्ट छोड़ने आया, बोला कि गुरुजी मैंने इतने साल से रियाज़ कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, और गलत कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं था। तो मैंने कहा नहीं बेटा, ये इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए, कि आप गलत क्या कर रहे हैं। आपको ये नहीं मालूम कि आप गलत क्या कर रहे हैं तो आप सही नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं बड़ा खुश हूँ कि तुमको इस बात का आभास हुआ। तो उसके कुछ 20 दिन के बाद मैं फिर से गया बम्बई। तो हालांकि मैंने वहाँ पर जो है मकान किराए पे जो था हमारा, उसमें कोई और आ गया था, तो मैं होटल में मैं शिफ्ट हो गया। जब होटल में शिफ्ट हो गए तो फिर उन्होंने स्टूडेंट्स वगैरह आए वहाँ पर, मैं एक दिन रुका वहाँ पर। तो ये लड़का आया मेरे पास, आके बोलता है कि गुरुजी आप नहा लीजिए। मैंने कहा ठीक है नहा लेता हूँ। तो मैं नहाने गया, तो जब तक वापस आया तो देखा क्या कि मेरा एक जोड़ा कपड़ा जो है वो टंगा हुआ है, और उसने मेरा सारा बैग जो है पैक करके रखा हुआ है। तो मैंने कहा ये क्यों? कहते गुरुजी आइए आप। तो मैंने कपड़ा बड़ा पहना, बाहर निकला। तो जैसे ही बाहर निकलता हूँ तो मैंने कहा बैग क्यों लेके जा रहे हैं? बोले कि आप चेकआउट कर रहे हो। मैंने चेकआउट कर रहे हैं तो फिर रहूँगा कहाँ पर? बोले आप मेरे घर पे रहेंगे। तो वहाँ से उसने पेमेंट वगैरह करा उसका, अपने घर लेके गया जाके। क्या कहते हैं गुरुजी अब आप यहीं पर रहेंगे। उसने पूरे 1 महीने की छुट्टी दी अपने ऑफिस से। 1 महीने की छुट्टी लेके उसने पूरा 1 महीना मैं वहाँ पर रुका। और मेरे 2-3 स्टूडेंट और थे जिन लोगों ने अपने ऑफिस से छुट्टी वगैरह ले ली, और कुछ लोग थे जो एक्टर्स थे, उन्होंने कोई नया असाइनमेंट नहीं लिया 1 महीने के लिए। उसी समय जो है हम लोग, जो मैंने अलीबाग वाली बात बताई थी, उस समय हम लोग 4 दिन के लिए अलीबाग भी गए थे। तो ये जर्नी जो है ना, मतलब स्टूडेंट की और गुरु की जो साथ में चलती है, ये आदान प्रदान है। सिर्फ ऐसा नहीं कि गुरु सिखा रहा है, गुरु भी सीख रहा है उसी समय, उसको भी नए नए रास्ते दिखाई देते हैं। तब मेरे को समझ में आया कि सिखाना कितना इम्पोर्टेंट है, और सिखाने से पहले सीखना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरी सभी जो यंगस्टर हैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट है कि वो लोग सेल्फ एनालाइज जो है वो ज़रूर करें, और एक अच्छे गुरु की तलाश में हमेशा रहें। और जब मिल जाए तो किसी कीमत पे मत छोड़ो, क्योंकि जो गुरु दिखा देगा आपको दुनिया, वो डिफरेंट होगी जो आप अपनी आँख से देख रहे हैं। तो वो, क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। तो यही मेरी एडवाइस भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी है। हमारे परिवार का और हमारे गुरुजी का जो रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है। हमारे दादाजी जो हैं वो जालंधर रेडियो में काम करते थे। तो गुरुजी जो है, तो जालंधर में देवी तालाब मंदिर में एक बहुत पुराना फेस्टिवल होता है, और हिंदुस्तान का सबसे पुराना फेस्टिवल है। शायद इस साल 170वां उनका वो हुआ साल था। तो मैं 50s की बात बता रहा हूँ कि हुआ क्या कि गुरुजी ने नेशनल ऑर्केस्ट्रा जो है, वाद्यवृंद, वो स्टार्ट किया ऑल इंडिया रेडियो के लिए। तो हमारे दादाजी जो हैं उस समय जलंधर में थे। तो गुरुजी जो गए बजाने के लिए वहाँ पर, उनका कॉन्सर्ट हुआ
ये स्वामी हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में। तो वहाँ पर जब कॉन्सर्ट हुआ तो उस गुरुजी के पहले जो था हमारे दादाजी का कॉन्सर्ट था। तो गुरुजी वो सुन के बड़े हैरान कि अरे पंजाब में शहनाई, तो बड़े हैरान हुए वो। तो जब उनके कॉन्सर्ट हो गया तो उन्होंने बोला कि भाई वो शहनाई कौन बजा रहे थे, उनको बुला के लेके आइए। तो साहब जब दादाजी को बुलाया गया तो बोले कि अरे तुम तो पंजाबी नहीं हो। बोले नहीं, मैं बनारस का हूँ, भेलूपुर का। तो हमारा जो मेन घर था बनारस में वो भेलूपुर में था। तो गुरुजी बोले अरे हम भी तो वहीं के हैं। तो जो भेलूपुर है वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर या और भी कम इनफैक्ट बंगाली टोला है जहाँ गुरुजी का जन्म हुआ। काली मंदिर है वहाँ पर, काली बाड़ी चौकी बोलते हैं उसको, उसके पीछे। तो बोले अरे हम भी तो वहीं, तो हम भी, हमारा जन्म तो वहीं हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, सारी बात हुई। तो बोले कि एक काम करो कि तुम बम्बई आ जाओ यार। तो दादाजी ने बोला नहीं, बम्बई नहीं जाएंगे भाई, बम्बई में जो है बहुत क्या क्या होता है भगवान जाने। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप दिल्ली आ जाओ। तो फाइनली जो है दादाजी दिल्ली आ गए। तो यहाँ से हमारे परिवार का रिश्ता जो है शुरू होता है। तो 1974 में दादाजी जो है पहली बार गुरुजी के साथ विदेश गए। मतलब विदेश उसके पहले भी गए थे, लेकिन गुरुजी के साथ पहली बार गए। 1974 में जो है गुरुजी का पहला प्रोजेक्ट था वो, जिसमें उन्होंने ऑर्केस्ट्रा बना के विदेश लेके गए, जिसमें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, पंडित शिव कुमार शर्मा, सब लोग गए। उसका फ़ोटो भी है, मैं दिखाऊंगा बाद में। तो वो उसके लिए गए, तो उसका नाम रखा गया फेस्टिवल ऑफ इंडिया 1। तो वहाँ से फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई 74 में। फिर 1988 में फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2 हुआ। उस समय जो है इंडिया और रशिया के बीच में फेस्टिवल चल रहे थे। तो रशियन आर्टिस्ट इंडिया आ रहे थे, इंडियन आर्टिस्ट जो है वहाँ जा रहे थे, रशिया जा रहे थे। और उस समय रशिया जो था वो यूएसएसआर था। तो हुआ क्या कि अब पहली बार में 74 में दादाजी गए, 88 में पापा गए, 2006 में गुरुजी ने फिर से प्लान किया कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया 3। तो 3 में जो है उनके साथ मैं गया। अच्छा, इस बात का मेरे को नहीं मालूम था कि गुरुजी ने प्लान क्या किया, वहाँ पहुँचने के बाद मालूम चला। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि अरे इतने सारे आर्टिस्ट, कुछ 22 आर्टिस्ट थे इंडिया से, इंग्लैंड से, सब लोग मिला के जो है हम लोग 21-22 आर्टिस्ट। और मैंने कहा अरे ये तो मतलब क्या होने वाला है, समझ में नहीं आया। तो गुरुजी ने सबको 1 हफ्ते पहले बुलाया था। तो गुरुजी जो है उठा के उन्होंने करा क्या कि सबको हाथ में नोटेशन दिया कि ये नोटेशन है, पढ़ो और याद कर लो। तो जहाँ पर शहनाई का पीस होता था वहाँ पर शहनाई लिखा होता था, जहाँ पर सितार का है सितार लिखा है, जहाँ वायलिन का है वायलिन लिखा है, जहाँ वीणा का है वीणा लिखा है। तो इस ढंग से उनका एक बनाया हुआ था उन्होंने। और उसके पीछे जो है एक वाइट बोर्ड था जिस पे वो नोट्स डाले हुए थे कि हाँ भाई कि स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है। अब सब 21-22 आर्टिस्ट जो है वो वहाँ बैठा हुआ है। रिहर्सल होती है सुबह 9 बजे से स्टार्ट, 2 बजे जो है गैप है, 2 बजे जो है छुट्टी मिलती सबको, सिर्फ पौने घंटे की खाना खाने के लिए।
खाना वहीं पर ही, उनके घर की बात है ये। कैलिफोर्निया में एंसिनिटस करके एक जगह है, तो वहीं पर उनका घर था और बहुत बड़ा घर था। और जहाँ हम लोग मतलब बैठ के रिहर्सल करते थे, वो बहुत बड़ा रूम और गुरुजी का एक आसन था, वहाँ पे बैठते थे वो। और वो रिहर्सल के बीच में कभी कुछ नहीं बोलते थे, 9 बजे से लेके 2 बजे तक। अब 2 बजे जो है जब हो गया तो 2:45 तक सब लोगों ने खाना खा लिया, 2:45 तक जो है खाना खा लिया। उसके बाद जो है वो, अरे संजीव को बुलाओ। हाँ संजीव, तुमने इस समय ये गलती करी थी, इसका ख्याल रखना, इसको ऐसे बजाओ। जी। अच्छा तुम बाहर जाओगे तो एक काम करना कि इसको भेज देना। जी। तो वो आया, अच्छा ऐसा कर रहे हो, इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा करो। ठीक है जी। वो बाहर निकल रहा है, अच्छा सुनो वो जो है ना उसको भेजो। तो वो 1 घंटा जो है, और मैं ये बात देख के हैरान कि गुरुजी का मेमोरी क्या है आखिर, कि वो सुबह 9 बजे से लेके 1:30-2 बजे तक का म्यूज़िक जो है वो फिल्टर कर करके कौन क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है उसको जो है वो पकड़ के इतनी देर तक याद रखते थे। और याद रखने के बाद जो उसको बुला के कि इसको सही कैसे करना है, या सही है तो उसको और बेहतर कैसे करना है, ये बताते थे। और मैं हैरान, मैंने कहा कि अरे बाप रे बाप, ये क्या है। उसके बाद वो 3 साल तक वो रहा। वो फेस्टिवल इंडिया जो है 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। तो मेरे को एक दिन दादाजी ने बोला कि बेटा तू फेस्टिवल इंडिया 3 में गया है, मैं 1 में था, तेरे पापा जो है वो 2 में थे। तो मतलब हम लोग के घर का 3 जनरेशन जो है हमारे गुरुजी के साथ काम किए। हमारे पिताजी उनके शागिर्द थे, हमारे दादाजी जो है उनके मित्र थे, और मैं भी शागिर्द हुआ उनका। और अनुष्का जो है मतलब बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कि बहन की तरह, क्या बोलूँ, मतलब बहन ही है। और उसने भी हमेशा वैसे ही मेरे को प्यार किया है, वैसे ही इज़्ज़त दी है हमेशा, कि हाँ भाई कि भाई है, बड़ा भाई है, बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। और हम लोग हमेशा जो है वो डिस्कस करते हैं कि किसी भी कॉन्सर्ट के दौरान या कॉन्सर्ट के बाद हम लोग का एक वो होता है कि हाँ भाई कि आज क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, कैसे क्या रहा। तो वो जो एक इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन बोलें या क्या बोलें, और उसके साथ साथ जो है मतलब एक आपको डिपेंडेबिलिटी जो है, कि आपको मालूम है कि आपको यहाँ से जो है बिल्कुल सही एडवाइस मिलेगी, और वो एडवाइस ऐसी होगी जो कि मतलब उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं है, उसके अंदर कुछ कम ज़्यादा नहीं है, जो है जैसा है वैसा ही है। अगर आप म्यूजिशियन ना होते तो क्या बनते? और कोई कला तो है ही नहीं शायद, मतलब ये भी नहीं है कि हाँ भाई कि इतना भी टैलेंट नहीं है कि भीख मांग सकते। पर हाँ, जहाँ तक मुझे मालूम है कि मेरा साइंटिफिक टेम्परामेंट है, तो मैं साइंटिस्ट तो बनता ही कम से कम। स्टैंड अप कॉमेडियन शायद बन जाता। एक समय था वो, अब जो है वो मेरा जो फ़नी बोन जो है वो टिकल नहीं करता आजकल ज़्यादा, क्योंकि अब शांत हो गए हैं। वरना एक समय था कि दोस्तों के साथ बहुत हंसी मजाक चलता था, और मैंने कभी भी जो है दूसरे को जोक नहीं सुनाए, हमेशा जो है अपने जोक बनाए, खुद के जोक बना बना के सुनाते थे। अगर मैं पास्ट में जा सकता खुद, और मेरे 18 ईयर वाले को मैं बोलता, सुझाव देता, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोलता, ये कभी मत करना, और ये करना, और ये इतना करना, ये ऐसे करना। तो आप मतलब ये तो उम्र के साथ आपका जब एक्सपीरियंस बढ़ता है, ये सबके साथ है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ होता है, कि आपका जो उम्र के साथ जब आप 30 साल के होते तो आपको लगता है कि 18 साल की उम्र में आप इतने बड़े मतलब बेवकूफ़ थे,
18 साल की उम्र में मेरे को लगता था कि हाँ भाई, कि जितना मैं बजाता हूँ वैसा कोई बजा ही नहीं सकता। जब 25-26 साल का हुआ, गुरुजी के पास पहुँचा, तब जाके समझ में आया, अरे बाप रे बाप! अभी तो कुछ सीखा ही नहीं। तो आपके एक्सपीरियंस के साथ जो है ना, आपका जो पास्ट है, आपको उससे चिढ़ होने लगती है। लेकिन उससे चिढ़ होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपका जर्नी था। अगर वो नहीं होता तो आज आप जो है वो नहीं होते। और अगर मैं जा सकूँ पास्ट में और मैं अपने आप को से मिलूँ, मैं ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ा सा और रियाज़ करो।